देखो प्यारे बच्चों, आज हम एक नया चैप्टर करने जा रहे हैं जिसमें हम आज कंपनी के चिट्ठे के सभी मदों को समझेंगे। प्यारे बच्चों, इसके पहले भी आपने चिट्ठे पढ़े हैं जिसमें एकाकी व्यापार, साझेदारी व्यापार के अंतर्गत जो चिट्ठे बनाए जाते हैं उसके दो पक्ष होते हैं, है ना। एक तरफ जो है हम समस्त पूंजी व दायित्व को दिखाते हैं और दूसरे तरफ जो है संपत्तियों को दिखाते हैं। बच्चों, पहले कंपनी के चिट्ठे भी इसी प्रकार बनाए जाते थे। वर्तमान में कंपनी अधिनियम 2013 के तहत कंपनी एक्ट जो है एक गाइडलाइन जारी किया है, या कह सकते हैं एक निश्चित प्रारूप चिट्ठे के लिए तैयार करके दिया है। बच्चों, उसी प्रारूप के तहत जो है हर एक कंपनी को जो है अपने चिट्ठे को मेंटेनेंस करने होते हैं, उसी के प्रारूप के तहत जो है अपने चिट्ठे को तैयार करने होते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कंपनी के चिट्ठे का प्रारूप क्या है। देखिए बच्चों, इस प्रकार से एक प्रारूप होते हैं जिसमें है ना, और ये जो प्रारूप है ये वर्टिकल है ना फॉर्म में होता है बच्चों। अर्थात ये है कि जितने भी संपत्ति दायित्व है ना, और पूंजी है उसको ऊपर दिखाया जाता है और उसके जस्ट नीचे जो है संपत्तियों को दिखाया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार एक प्रारूप होते हैं। देखिए, इसको डिटेल हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं। तो कंपनी के चिट्ठे के प्रारूप में सबसे पहले आपको लिखना होगा कंपनी का नाम, उसके बाद जिस है ना समय, जिस तिथि के एंडिंग में इस चिट्ठे को बनाया जा रहा है उसको वहां पर आपको लिखना है। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे राइट हैंड में राशि लिखा हुआ है। तो कंपनी की राशि बहुत बड़ी बड़ी राशि होती है बच्चों, तो हम इस यहाँ पर जो राशि के कॉलम है उसमें जो है एक तो उसको करोड़ों में लिखेंगे, लाखों या हजारों में लिखेंगे, तो उसी को ऊपर में आपको लिखना है किस रूप में आप दिखाना चाह रहे हैं। उसके बाद है विवरण। ठीक है बच्चों, विवरण के अंतर्गत जो है जितने भी मदे होते हैं बच्चों, ठीक है, चिट्ठे से संबंधित वो समस्त मदे यहां पर लिखे जाते हैं। उसके बाद का कॉलम है नोट नंबर। अच्छा, एक चीज और ध्यान यहां पर रखना है कि पहले जब हम चिट्ठा बनाते थे तो उसमें किसी भी मदों से संबंधित समस्त जो नोट्स होते थे वो हम चिट्ठे में ही कर दिया करते थे। लेकिन बच्चों अभी है ना अधिनियम ने है ना एक्ट में जो ये हुआ है प्रारूप दिया है उसमें आप ऐसे नहीं कर सकते। उसके लिए अलग से आपको एक नोट्स तैयार करने होंगे। उस नोट में जो है उस मद से संबंधित समस्त डिटेल वहां पर होंगे, है ना। और यहां पर केवल आपको जो है इसकी जो फाइनल राशि है ना, अंतिम रूप से जो राशि आपको लिखना है उसी राशि को ही यहां पर दिखाएंगे। तो जो डिटेल लिखने के लिए जो नोट आप तैयार किए हैं तो उसका नंबर जो है, कौन से नंबर का नोट है उसका नंबर यहां पर आप लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद है चालू वर्ष की राशि। चालू वर्ष की राशि यहां पर लिखी जाएगी उस मद से संबंधित। उसी प्रकार से गत वर्ष की राशि उस मद से संबंधित यहां पर लिखी जाएंगी बच्चों। ठीक है, अब इससे 2 वर्षों का राशि लिखने के पीछे कारण यही है कि हम कंपैरिजन कर सकें कि भाई पिछले साल की तुलना में है ना इस साल जो है क्या कंडीशन है हमारे है ना संपत्तियों और दायित्वों के मदों में, है ना। तो इस प्रकार से जो है ये प्रारूप होता है। आगे हम जो है चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए, तो मैंने पहले ही बताया 2 पक्ष होते हैं चिट्ठे के, है ना, जिसमें एक होता है समता एवं दायित्व, है ना, जिसके अंतर्गत मुख्य रूप से जो है 4 मेन शीर्षक रहेंगे बच्चों। ठीक है, जिसमें अंशधारी कोष, दूसरा है अंश आवेदन की राशि जब तक आवंटन नहीं हुआ है, तीसरा गैर चालू दायित्व और चौथा है चालू दायित्व। तो ये समता एवं दायित्व अर्थात कह सकते हैं दायित्व पक्ष की मदे होंगे जिसको इसी हेडिंग के अंतर्गत आपको दिखाना है। ठीक है, और उसके जस्ट नीचे संपत्ति पक्ष की चीजों को दिखाना होता है जिसको 2 भागों में बांटा गया है, गैर चालू संपत्ति और दूसरा है चालू संपत्ति। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रारूप जो है एक्ट के द्वारा दिया गया है और इसी प्रारूप के तहत ही आपको चिट्ठे तैयार करने होते हैं। तो आज हम समझते हैं कि अंशधारी कोष के अंतर्गत ऐसे कौन कौन सी बातें हैं जिसको हमको लिखना होता है, ऐसे कौन कौन से और भी शीर्षक है ना, तो उसको हम आगे समझते हैं बच्चों। ठीक है, तो देखेंगे समता एवं दायित्व के अंतर्गत पहला है अंशधारी कोष। ये मुख्य हेडिंग है, मुख्य शीर्षक है और मुख्य शीर्षक के अंतर्गत है अंश पूंजी
दूसरा है संचय तथा आधिक्य, और तीसरा है अंश अधिपत्र के विरुद्ध प्राप्त राशि। अब हम इसके डिटेल को समझेंगे अंशधारी कोष में। सबसे पहले अंश पूंजी। तो अंश पूंजी को है ना नोट नंबर फर्स्ट में कैसे दिखाना है, कैसे तैयार करना है, ठीक है बच्चों, वो देखिए। तो यहां पर देख रहे हैं आप अंश पूंजी का डिटेल है। सबसे पहले अधिकृत अंश पूंजी। क्या है ये अधिकृत अंश पूंजी? पहले भी आप पढ़ चुके हो। अधिकृत अंश पूंजी कंपनी की वह सर्वाधिक अंश पूंजी है ना, जिसके आधार पर कंपनी का रजिस्ट्रेशन हुआ होता है। कंपनी इस राशि से अधिक राशि के लिए अंशों का निर्गमन नहीं कर सकता है ना भाई। तो ये अधिकृत अंश पूंजी कहलाता है, जो कि 50,000 अंश प्रति अंश 100 रुपए वाले में बटा हुआ। एक उदाहरण मैंने लिया है ना, जिसका टोटल कीमत होता है 50 लाख रुपए का। तो इस प्रकार जो है एक नोट टू अकाउंट हम तैयार करेंगे, लेखा टिप्पणी तैयार करेंगे बच्चों, ठीक है। और ये जो अधिकृत अंश पूंजी उसको 2 लाइन से है ना हम बंद कर देंगे, क्योंकि इसको जो है वहां पे नहीं लिखना होता है, केवल शो करना है, दिखाना बस होता है। दूसरा होता है बच्चों निर्गमित अंश पूंजी। अधिकृत अंश पूंजी का वह भाग है ना जिसको बेचने के लिए कंपनी जो है जनता को आमंत्रित करता है ना, जनता को बेचने के लिए जनता के बीच लाता है, ठीक है, उसको बोलते हैं निर्गमित अंश पूंजी। ये है 40,000 अंश प्रति अंश 100 रुपए वाले हैं बच्चों, ठीक है। मतलब 50,000 में से हम 40,000 अंशों को जनता को बेचने के लिए लाए हैं, ठीक है। तो वो हो गया टोटल 40 लाख रुपए का। इसको भी आपको जो है नहीं दिखाना है, ठीक है, चिट्ठे के अंदर। इसको केवल लेखा टिप्पणी में ही आपको शो करना है। फिर होता है पार्थित अंश पूंजी। ये निर्गमित अंश पूंजी का भाग होता है बच्चों, जिसको जनता जो है खरीदते हैं, ठीक है। तो 40,000 अंश हमने जो है निर्गमित किए थे, उसमें से पूरे को भी खरीदा जा सकता है या कम को भी खरीदा जा सकता है, ठीक है ना भाई। तो यहां पर उदाहरण में पूरे 40,000 अंशों को खरीदा गया है बच्चों, ठीक है। इसका 2 पार्ट होता है ना। पहला पार्ट ये है बच्चों कि आप सभी जानते हैं अंशों का जब हम निर्गमन करते हैं तो किस्तों में भी अंशों का निर्गमन करते हैं। तो कभी कभी कुछ अंशधारी ऐसे भी होते हैं जो अंशों की है ना जो किस्तों की राशि है उसको देने में असमर्थ भी हो जाते हैं, है ना। तो कभी कभार हम उसके अंशों को हरण भी कर लेते हैं, ठीक है। ऐसे कुछ कंडीशन आता है। कुछ अंशधारी होते हैं जो पूरे पैसे जो है चुकाते हैं। तो इसको 2 भागों में उसी को बांटा गया है, ठीक है, जिसमें पहला नंबर है अभिदत्त एवं पूर्णदत्त है ना अंश। तो इसमें क्या है, अभिदत्त का मतलब है कंपनी के द्वारा पूरा रूप से मांगा गया है ना, पूर्ण रूप से मांगा गया राशि, और पूरे रूप से है ना अंशधारियों के द्वारा चुकाया गया राशि। यहां पर हम लिखेंगे बच्चों इस हेडिंग के अंतर्गत, है ना। ध्यान आप रखेंगे कि भाई कंपनी पूरे पैसा मांगा हो तभी आपको लिखना है यहां पर, ठीक है। मतलब 100 रुपए उसकी कीमत है तो पूरे 100 रुपए मांगा गया हो तभी यहां पर आएगा, अन्यथा यहां पर नहीं आएगा बच्चों, ठीक है। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। तो देखेंगे उस उदाहरण के तहत 40,000 अंशों में से है ना हमको 39,500 अंशों है ना के ही पैसे पूरे प्राप्त हुए हैं बच्चों, है ना, जिसका जो कीमत होता है 39,50,000 रुपए राशि कॉलम में आप देख रहे हैं। और बाकी जो है 40,000 और 39,500 में आप देखेंगे 500 अंशों का डिफरेंट आ रहा है ना, जिसको हम यहाँ पे नीचे दिखाए हैं, जिसमें अभिदत्त मतलब मांगा गया कंपनी के द्वारा, किंतु पूर्णदत्त नहीं, पूरा भुगतान नहीं किया गया, ठीक है। उसमें से 300 अंशों पर जो है 20 रुपए प्रति अंश की दर से राशि प्राप्त नहीं हुआ था, जिसको यहां पर आप देख सकते हैं अवशिष्ट याचना के नाम से घटाया गया है। ऐसे आपको घटाना होगा, ठीक है। 300 अंश गुणा 100 रुपए वाले, इस प्रकार टोटल राशि 30,000 का होता है। उसमें से बच्चों 20 रुपए प्राप्त नहीं हुआ, तो 300 गुणा 20 बराबर 6,000 रुपए की राशि हमें प्राप्त नहीं हो पाए हैं, ठीक है, जिसका डिटेल हम यहां पे दिखाए हैं। तो उसको आपको माइनस करना है, ठीक है। उसी प्रकार से अब बचा कितना हमारा 200 अंश उदाहरण के हिसाब से। तो 200 अंशों के लिए बोला जा रहा है कि उसको हरण कर लिया गया। 200 अंशों को जब हरण कर लिया गया बच्चों, ठीक है, तो हरण की राशि एक प्रकार से है ना हमारे लिए लाभ की तरह होता है पूंजीगत, तो उसको हम जोड़ देते हैं, ठीक है। तो अंश हरण खाता की जो राशि है ना, प्रश्न के अकॉर्डिंग अगर हम चलते हैं तो 80 रुपए जो है हमारा इसमें आ जाएगा, ठीक है। तो 80 रुपए के हिसाब से 200 अंशों का होता है 16,000। तो टोटल
24,000 प्लस 16,000 40,000 हो जाता है बच्चों, ठीक है। और हम उसमें जोड़ देंगे 39,000, है ना, 39,50,000 में 40,000 तो हमारा आ जाएगा 39,90,000। यही एक्चुअल राशि है ना। इसी राशि को ही आपको चिट्ठे में दिखाना है, बाकी और किसी भी राशि को चिट्ठे में आपको लेके नहीं जाना है। तो यही वो फाइनल अमाउंट है, एक्चुअल राशि है, इसी राशि को ही बस वहां पर आपको, है ना, अंश पूंजी का जो शीर्षक वहां पे दिए गए हैं बच्चों, उसके अंतर्गत आपको दिखाना है। बाकी सारी डिटेल की जो चीजें हैं उसको लेखा टिप्पणी में अलग से आपको दिखाना होता है, ठीक है। तो ये भी आपको पूर्ण रूप से समझ में आया होगा, है ना। आगे हम चलते हैं बच्चों। यहां पर आप देख रहे हैं अंश पूंजी के अंतर्गत नोट नंबर फर्स्ट के हिसाब से 39,90,000 रुपए की राशि चालू वर्ष की राशि में आपको दिखाई दे रहे हैं। अब अगला हम देखेंगे, है ना, संचय तथा आधिक्य, ठीक है। तो इसका जो है नोट्स आपको नोट नंबर 2 में मिलेंगे, ठीक है बच्चों। तो वहां पर हम चलते हैं नोट नंबर 2 पे। तो आप देखेंगे यहां पर जो है सबसे पहले संचय एवं आधिक्य, संचय है ना लाभों से बनाया जाता है और कई, है ना, चीजों के लिए बनाते हैं बच्चों। और आधिक्य जो है लाभ ही है एक प्रकार से, ठीक है। तो संचय कितने प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है, वो हम यहां पर समझेंगे। सबसे पहले होता है पूंजी संचय। ये पूंजी संचय क्या चीज है? पूंजी संचय जो है पूंजीगत लाभों से बनाया जाता है ना। पूंजीगत लाभ हमें कहां कहां से मिलते हैं बच्चों, ठीक है। तो पूंजीगत जो लाभ है, आप देखें इसके पहले चैप्टर पढ़े, आपने अंशों का हरण किया है। अंशों को हरण करने के बाद फिर से जब पुनः निर्गमित करते हैं तो वहां पर अंश हरण खाते का जो शेष होता है, शेष राशि जो बचता है बच्चों, उसको हम पूंजी संचय खाते में ट्रांसफर कर देते हैं। तो एक तो वहां से बनता है। दूसरा जो है हम किसी चालू व्यवसाय को खरीदते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो चालू व्यवसाय का जो ना मूल्य जो है क्रय मूल्य से अधिक होता है, तो अतिरिक्त की राशि जो है पूंजी संचय के रूप में हम यहाँ पे ट्रांसफर करते हैं। तीसरा होता है समामेलन के पूर्व अगर कंपनी ने कोई लाभ कमाया है तो उस लाभ के आधार पर भी जो है पूंजी संचय का निर्माण किया जाता है, ठीक है। तो ये है पूंजी संचय ना। यहाँ पर मैंने एक राशि छोटी सी लिख दी है ताकि आपको समझ में आए। दूसरा नंबर है बच्चों पूंजी शोधन संचय। ये क्या है पूंजी शोधन संचय? तो अंशधारियों को निर्गमित किए जाने वाले अंश दो प्रकार के होते हैं, समता अंश, दूसरा पूर्वाधिकार अंश। पूर्वाधिकार अंश में से कुछ अंश ऐसे होते हैं बच्चों जिसका भुगतान जो है कंपनी को अपने जीवन काल के अंदर, है ना, गत करना होता है। ऐसे अंशों के लिए कंपनी जो है एक लाभ में से एक संचय के रूप में निर्माण करता है, संचय बना के रखता है, वही कहलाता है पूंजी शोधन संचय। तीसरा है प्रतिभूति प्रीमियम संचय। अब अंशों के निर्गमन में आपने पढ़े हैं कि कंपनी जो है अपने अंशों को क्या करता है बच्चों, है ना, कंपनी जो है अपने अंशों का निर्गमन जो है ना, कंपनी अपने अंशों का निर्गमन प्रीमियम मूल्य पर, अधिक मूल्य पर भी करता है। तो उस प्रीमियम मूल्य के आधार पर जो है एक संचय का निर्माण किया जाता है, ठीक है। क्योंकि ये प्रीमियम या अधिक की जो राशि है उसको लाभ के रूप में अंशधारियों को नहीं बांटते हैं, है ना, उससे जो है हम क्या करते हैं संचय बनाते हैं, वही कहलाता है प्रतिभूति संचय। फिर है ऋण पत्र शोधन संचय। कंपनी ऋण पत्र भी जारी करता है, आप पढ़ चुके हैं ऋण पत्र का चैप्टर्स, है ना। तो ऋण पत्र में से कुछ ऋण पत्र ऐसे हैं जिसको हमको कुछ क्या सभी ऋण पत्रों को देखकर भुगतान तो करना ही होता है बच्चों, तो उसके लिए भी एक संचय का निर्माण किया जाता है, ठीक है। तो वो ऋण पत्र शोधन संचय के अंतर्गत रखा जाता है। फिर है बच्चों पुनर्मूल्यांकन संचय। ये क्या है? तो कंपनी के जो संपत्ति हैं उसके मूल्य में समय प्रति समय कमी या वृद्धि होते रहते हैं बच्चों, ठीक है। जब संपत्ति के मूल्य में कमी आते हैं तो उसको हम डेबिट पक्ष में लिखते हैं, है ना, पुनर्मूल्यांकन के। और अगर जो है संपत्ति के मूल्य बढ़ जाते हैं उसको क्रेडिट पक्ष में लिखते हैं। अगर क्रेडिट पक्ष का योग ज्यादा होता है अर्थात क्रेडिट शेष इसका अगर निकलता है तो वो जो है कहीं ना कहीं कंपनी के लिए एक लाभ का रूप लेता है और वही लाभ को जो है हम संचय के रूप में एकत्रित करके रखते हैं, वो कहलाता है पुनर्मूल्यांकन संचय। फिर अगला जो है बच्चों अंश विकल्प बकाया लेखा। ये क्या चीज है? देखो बच्चों हमारे कंपनी में काम करने वाले बहुत सारे कर्मचारी होते हैं, है ना। तो कर्मचारियों को भी हमें समय प्रति समय अभिप्रेरित करने के लिए कुछ अंश उसको भी, है ना, बोनस के रूप में देते हैं, ठीक है बच्चों। तो कंपनी उस अंशधारी को जितने रुपए में अंशों का निर्गमन करता है बच्चों, ठीक है,
और वर्तमान समय जो है बाजार में उस अंशों का जो रेट रहता है, कीमत रहता है, ये दोनों के बीच में है ना जो अंतर आता है बच्चों, उसी अंतर के आधार पर है ना एक खाता बनाया जाता है जिसको अंश विकल्प खाता कहते हैं। उसी का शेष जो है यहां पर दिखाया जाता है। ठीक है बच्चों, आगे देखेंगे कर्मचारी क्षतिपूर्ति संचय। बहुत सारे कर्मचारी हमारे कंपनी में काम करते हैं बच्चों, ठीक है। तो उसकी सुरक्षा के लिए भी है ना, क्योंकि भाई कारखाने में काम करते करते हो सकता है किसी कर्मचारी क्षतिग्रस्त हो जाए, तो उसको ध्यान में रखते हुए उसके लिए भी जो है लाभ से एक निश्चित संचय बनाया जाता है ना, ताकि जो इस कर्मचारी को पूर्ण रूप से लाभ मिल सके। तो ये कर्मचारी संचय पूर्ति है ना कोष कहलाता है, संचय कहलाता है बच्चों, है ना। अगला हम अगर बात करें वो है कर संचय। प्रतिवर्ष जो है कंपनी को है ना एक निर्धारित टैक्स जो है आयकर विभाग को देना होता है, तो उसके लिए भी संचय बना के, लाभ में से संचय बना के रखा जाता है, जिसको कर संचय कहा जाता है बच्चों, ठीक है। तो इस प्रकार से ये 8 प्रकार के संचय है, ये सभी संचय है, ठीक है, 8 प्रकार के संचय, ठीक है। अब उसके बाद आधिक्य मतलब एक व्यापार का रिजल्ट कह सकते हैं, प्रॉफिट या लॉस के रूप में, है ना, वो हम नीचे दिखाते हैं। अगर जो है प्रॉफिट होता है बच्चों तो इसी संचय में हम उसको जोड़ देते हैं। अगर कंपनी को हानि होता है बच्चों तो इस संचय में उसको घटा देते हैं, और इस प्रकार से जो है इसका फाइनल अमाउंट जो भी बनता है उस फाइनल अमाउंट को ही हम चिट्ठे में है ना संचय एवं आधिक्य के नाम से जो उपशीर्षक है बच्चों अंशधारी कोष के अंतर्गत उसमें दिखाया जाता है। जैसे यहां पर दिखाया गया है ना एक्चुअल 10,000 रुपए का, ठीक है। तो यही अमाउंट जो है यहां पर आप दिखाएंगे, जैसे यहां पे आप देख रहे हैं संचय एवं आधिक्य नोट नंबर 2 का हम शेष लेके आए टोटली, मतलब उसका एक्चुअल राशि 10,000 है, तो ये यहां पर जैसे दिखाया जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये भी आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अगला है अंश अधिपत्र के विरुद्ध प्राप्त राशि। क्या चीज है ये अधिपत्र, है ना, जिसको वारंट भी बोलते हैं। ये जो है बच्चों सार्वजनिक कंपनियां जो है इस कार्य को कर सकते हैं, ठीक है। सार्वजनिक कंपनी के अंशधारी जो है अपने अंशों को चाहे तो वो वारंट के रूप में बदल सकते हैं, और जब अंशों को वारंट के रूप में कंपनी बदलता है बच्चों तो उसके पीछे कुछ रुपए अगर प्राप्त करता है तो वही राशि जो है इस कॉलम पे आपको लिखना होगा, है ना। लेकिन प्रैक्टिकल सवाल में शायद आपको इस प्रकार के है ना चीजें वहां पर ना मिले, लेकिन प्रारूप के रूप में जो है आपको ये है ना ये पॉइंट जो है बिल्कुल याद रहना चाहिए। आपको इसको चिट्ठे के प्रारूप में आपको दिखाना ही है, ठीक है। फिर इसका जो मुख्य शीर्षक है वो है दूसरा नंबर, अंश आवेदन की राशि जब तक आवंटन नहीं हुआ है। ये क्या चीज है? तो देखो बच्चों कंपनी जो है अपने अंशों को है ना धीरे धीरे करके है ना इशू करती है, निर्गमित करती है ना भाई। तो ऐसे ही फिर से कंपनी ने अंशों का निर्गमन किया होगा, है ना, और आवेदन करने के लिए जो है समय दिया होगा। तो उसी आवेदन के समय के बीच में ही चिट्ठा निर्माण करने की तिथि आपकी आ जाती है ना, आपको चिट्ठा बनाना है, ठीक है। तो कुछ पैसा जो है आवेदन के रूप में कंपनी के पास तो आ जाते हैं, लेकिन अभी भी आवेदन करने की जो तिथि जो है समाप्त नहीं हुआ है ना, मतलब अभी अंशधारी हमको जो है अंशों का आवंटन हमने नहीं किया है। तो ऐसे कंडीशन में जो भी राशि कंपनी के बैंक खाते में आवेदन के रूप में आया हुआ है बच्चों, उस राशि को है ना चिट्ठे की तिथि जिस दिन हम बना रहे हैं उस समय तक जो भी पैसा आया है उसको हम जो है इस कॉलम के अंतर्गत दिखाएंगे, अंश आवेदन की राशि जब तक आवंटन नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये था समता एवं दायित्व के अंतर्गत समता से रिलेटेड 2 बातें, है ना। आगे जो वीडियो है बच्चों उसमें मैं आपको दायित्व से संबंधित जो बातें रहेंगे उसको मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, इसी कारण से जो है सारी चीजें जो है यहाँ पे बताना संभव नहीं है, इसीलिए मैं इसको अगले वीडियो में आपके ना बताऊंगा, है ना। तो मैं जहां तक समझता हूं बच्चों आपने यहां तक तो बिल्कुल समझे होंगे। मेरा दूसरा जो वीडियो इसके बाद है ना इसी से रिलेटेड है ना प्रारूप, चिट्ठे के प्रारूप से संबंधित है ना, उसको अवश्य देखें, तभी जो है ये पूरी चीजें आपको अच्छे से समझ में आएंगे। तो ठीक है बच्चे, आज के लिए इतना ही।